हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के ऑनलाइन चैनल ई रसायन पर। बच्चों, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी ऑर्डर में आप लोगों को बहुत सारे और वीडियोस मिलने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिससे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे स्ट्रांगनेस, वीकनेस, या फिर कंसंट्रेशन, या फिर डाइल्यूशन। जो ये सारे टर्म्स हैं एसिड और बेस के रिगार्डिंग, वो हमारे सामने आते रहते हैं जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं बच्चों। बच्चों, आज इन्हीं टर्म्स को लेकर हमारे जो आज की सेशन की बात होने वाली है, जो डिस्कशन होने वाला है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना स्ट्रांगनेस एंड वीकनेसेस ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहाँ पर बच्चों हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एक एसिड है, और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो हमारे H2O में यानी वाटर में डिसॉल्व करने पर ब्रेक हो जाते हैं H+ और Cl नेगेटिव आयन, यानी अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्ट्रांगनेस की। तो हम लोग इस को मानते हैं कि हम लोगों ने अराउंड 5 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, क्योंकि बच्चों 5 मॉलिक्यूल्स तो अमाउंट में बहुत कम हुए, क्योंकि एक मोल में ही 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो हम लोग अमाउंट मोल में लेते हैं। जब भी हम लोग इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल या फिर एटम्स की बात करते हैं, तो हम लोग जो हमारा यूनिट होती है बच्चों, वो मोल होती है। बच्चों, यहाँ पर हम लोग केवल एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास केवल और केवल 5 मॉलिक्यूल ऑफ HCl प्रेजेंट हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। बच्चों, सपोज करते हैं हमारे पास 5 मॉलिक्यूल हैं, और पांचों मॉलिक्यूल को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। इन 5 मॉलिक्यूल्स को हम लोग जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो होगा क्या, हमारा ये जो मॉलिक्यूल होगा वो H+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाने वाला है बच्चों। किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही बताया था हमारे जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कब किसी चीज को हम एसिड कहते हैं, जब कोई जो केमिकल है उसको हम लोग वाटर में मिलाने के बाद अगर वो हमको H+ डोनेट कर देता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल HCl के लिए, और पांचों के पांचों मॉलिक्यूल ने हमें क्या दे दिया, H+ आयन दे दिया। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पर एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। क्या होता है एसिटिक एसिड, विनेगर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसके साथ भी हम लोग वही करने वाले हैं, वाटर में हम लोग इसको डिसॉल्व कर देंगे। यहाँ भी हम लोग अमाउंट लेते हैं इसका 5 मॉलिक्यूल। तब पांचों मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। इन पांचों को हम लोगों ने 1 2 3 4 5 इन पांचों को हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व कर लिया। देन हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या मिलता है। तो इन पांचों में से हमारी कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी आएगी कि हमारा जो एक मॉलिक्यूल है वो तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है उसमें टूट जाएगा, क्योंकि हमारा विनेगर भी एसिटिक एसिड भी एसिड होता है। तो यहाँ पर भी हमको H+ आयन मिलेगा और एसिटेट आयन मिलेगा। यहाँ पर क्या आयन मिलेगा, हमारा H+ और CH3COO नेगेटिव आयन मिलेगा। बट जो पांचों मॉलिक्यूल होंगे उनमें से लगभग, वैसे तो बच्चों बहुत ही हजारों में से एक ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 5 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम लोग 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो हमारे बाकी के जो 4 हैं वो हमारे H+ नहीं देने वाले हैं इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। और इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पांचों के पांचों जो हमारे मॉलिक्यूल थे उन्होंने क्या दिया था, हमें H+ आयन दिया था। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स को एक साथ,
क्या होने वाला है बच्चों, जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो हमारे जो H प्लस आयन है वो किस केस में ज़्यादा होंगे। तो बच्चों सिंपली बात है कि हमारे HCl के केस में ये 5 होंगे और CH3COH के केस में 1 ही होगा। तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने ही H प्लस आयन होते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल था इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किसकी कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या, स्ट्रॉन्ग, और इसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड बच्चों। तो जो स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस होती है वो क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ H प्लस आयन इन केस ऑफ एसिड। ठीक है, ऐसे ही बच्चों बेसिस में OH नेगेटिव आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और कौन सा बेस हमारा वीक बेस होगा। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों की इस एग्जाम्पल से आप लोगों ने समझा होगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड एंड बेसिस को हम लोग किस बेस पर डिसाइड करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बोले जाएंगे या फिर वीक बोले जाएंगे। तो इन द केस ऑफ एसिड हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एसिड्स वीक होते हैं, कौन कौन से एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो एसिड के केस में बच्चों हमारे यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन बनते हैं, एक हमारा वीक एसिड और एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जिनका जो इनका डिसोसिएशन था वाटर में, जिन 100% डिसोसिएट हो गए थे या फिर कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए थे, उनको हम लोगों ने बोला है स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पार्शियल डिसोसिएट हुए थे या फिर पार्शियल आयोनाइज हुए थे उनको हम लोगों ने बोला बच्चों वीक एसिड। तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, कभी कभी हम लोगों को एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम लोगों को मॉलिक्यूल दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं बच्चों, जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं वो हमारे लगभग सारे के सारे जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिनरल एसिड कौन से होते हैं, मिनरल एसिड बच्चों जो हमारे मिनरल्स से मिलते हैं, मिनरल्स जो हमें मिलते हैं हमारे जो आज हमारे नेचर से जो हमें मिनरल्स मिलते हैं उनसे हम लोग ड्राइव करते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड। जैसे हमारे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हमारा जो H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या हैं, हमारे मिनरल एसिड हैं बच्चों। ये मैन मेड भी बोलते हैं इनको, हम लोगों ने, मनुष्य ने बनाया है तो इसको हम लोग मैन मेड भी बोल सकते हैं। तो ये सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बट एक एक्सेप्शन बच्चों यहाँ पर होता है हमारा मिनरल एसिड का, कार्बोनिक एसिड। तो जो कार्बोनिक एसिड होता है वो मिनरल एसिड होता है लेकिन वो होता है हमारा वीक एसिड, H2CO3। इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारा कार्बोनिक एसिड है, इसको हम लोग लिख लेते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारा वीक की कैटेगरी में आता है। तो ये भी हमारा मिनरल एसिड है। तो हमारा अगर हम लोग बात करें तो सारे मिनरल एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो अब हम लोग अगर वीक के एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो हमारा ये कार्बोनिक एसिड हो गया, और जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, या फिर हम लोग नेचुरल एसिड मानते हैं, या फिर जिन्हें हम बोल सकते हैं कि गॉड मेड हैं, यानी जिनको भगवान ने बनाया। इसको किसने बनाया था, मैन मेड, यानी आदमी ने, हम लोगों ने बनाया। और इसको जो ऑर्गेनिक की कैटेगरी है वो हमारे नेचुरल एसिड हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारा हो गया सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो ये सारे वीक एसिड्स होते हैं बच्चों। सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, शुरू में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात करी थी, ये सब सारे जो हमारे एसिड्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, हमारा ये लेमन में होता है, ऑरेंजेस में होता है, टार्टरिक एसिड हमारा टैमरिंड में होता है, इमली में मिलता है। जो हम और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, जैसे हमारा एसिटिक एसिड हो गया जिसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जैसे हम लोग केन जूस से भी हम लोग एसिटिक एसिड बना सकते हैं, या फिर हम लोग बहुत सारे और जूसेस से भी हम लोग उसका फर्मेंट करके एसिटिक एसिड को फॉर्म करते हैं। तो ये सारे हमारे नेचुरल एसिड हैं, इनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी बच्चों बोलते हैं। तो ये सब हमारे वीक कैटेगरी में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे जनरली मिनरल एसिड हो गए, और वीक एसिड हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ये सारे। ठीक है, तो और कार्बोनिक एसिड जो है वो भी हमारा वीक एसिड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड के।
सो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की। सो डिसोसिएशन के बेस पे ही हम लोगों को बेस का भी क्लासिफिकेशन मिला है, जो हम लोगों के कंप्लीटली डिसोसिएशन दिखाते हैं जो बेस, वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जो हमारे पार्शियल डिसोसिएशन शो करते हैं या फिर पार्शियली आयोनाइज होते हैं उनको हम लोग वीक बेस बोलते हैं। तो बच्चों देखते हैं कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, कौन कौन से जो बेस हैं जो हमें वाटर में 100% आयनाइजेशन दिखाते हैं। तो हमारा ये NaOH है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही LiOH यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स हैं हमारे। इसी तरीके से वीक हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, वीक बेस का है। तो अगर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ OH आयन्स जो होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। यहाँ पर 100% आयोनाइजेशन ऑफ OH माइनस नहीं होता, बट इन दिस केस NaOH, KOH, LiOH हमें लगभग 100% आयनाइजेशन मिलता है, यानी 100% OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं आफ्टर डिसोसिएशन इन वाटर। एक एग्जांपल है हमारा CaOH2 या MgOH2। तो ऐसे हमारे जो बेस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था, ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इनको हम लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं। ये हमारा एज अ एंटा एसिड यूज़ होता है, और ये हमारा, इसको भी हम लोग ये जो हमारा होता है हाइड्रेटेड लाइम या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, तो इसको भी हम लोग बहुत ही माइनर अमाउंट में इसको कंज्यूम किया जा सकता है। सो बच्चों इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलेंगे या वीक बोलेंगे, तो इसमें बच्चों के अंदर बहुत सारे डायलिमा होता है, कुछ इसको स्ट्रॉन्ग बताते हैं, कुछ बच्चे इसको वीक बताते हैं। तो ये जो कैटेगरी किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, ये अगर हम लोग देखें तो हमारी जो स्ट्रॉन्ग और वीक की जो क्लासिफिकेशन था उसका जो बेस था वो था हमारा आयनाइजेशन, कि वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो रहा है या फिर पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है। तो इन दोनों के केस में ये जब वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, यानी कम घुलते हैं, लेकिन जितने घुलते हैं वो 100% क्या करते हैं, आयनाइजेशन देते हैं। तो ये लगभग 100% आयनाइजेशन देते हैं और लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में बच्चों। सॉल्युबल तो लेस होते हैं यानी और लेकिन ये जो आयनाइजेशन देते हैं वो 100% देते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को इसको रखना हो वीक में या स्ट्रॉन्ग में, तो बच्चों आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ये वाली जो कैटेगरी है वो किस में आएगी, स्ट्रॉन्ग वाले में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो ये कंफ्यूजन आता क्यों है, ये आता कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जनरली जो वीक होते हैं उनको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, बट इन दिस केस हम इन लोगों इसको भी, ये जो बेस होते हैं ये भी हमारे कुछ लिटिल अमाउंट में इसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी बात करी थी, ये हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये हमारा स्लेक्ड लाइम है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न यहीं से आती है क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर चीज़ें होती हैं उनको हम लोग मोस्टली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा बच्चों, और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो बच्चों आइए देख लेते हैं हमारा जो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट टर्म है इससे हम लोग क्या समझते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस थे वो कंज्यूमेबल नहीं थे, लेकिन इन केस ऑफ MgOH2 और CaOH2 जो था उसको हम लोग कंज्यूम भी कर रहे थे। तो यहाँ पर एक टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। क्या मीनिंग होता है इसका? कंसंट्रेटेड मीन्स होता है, अगर हम लोग हिंदी में समझें तो जब भी कोई सॉल्यूशन होता है या कोई हम लोग ड्रिंक पीते हैं तो जनरली बोलते हैं कि ये कभी कभी, जैसे हम लोग सपोज कर रहे हैं बच्चों की मैंगो शेक ले रहे हैं, तो मैंगो शेक गाढ़ा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। तो जब हम उसको गाढ़ा बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है कि वो कंसंट्रेट है। अगर हम उसको पतला बोल रहे हैं तो हम लोग उसको डाइल्यूट बोलना चाह रहे होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग जो कंज्यूम कर रहे थे CaOH2 और MgOH2 को, तो वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बेस तो थे, लेकिन वो वहाँ पर उसको हम लोग डाइल्यूट कर सकते हैं। कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं,
यानी उसके अमाउंट को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंसंट्रेट और डाइल्यूट किस तरीके से होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बेस की बात लें या फिर एसिड की बात लें और उसमें हम लोग वाटर को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं? वाटर। तो जब किसी चीज़ में हम वाटर को मिलाते हैं तो वाटर अगर लार्ज अमाउंट में है, किसमें? लार्ज अमाउंट में, यानी किसी भी चीज़ में अगर पानी ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट इन नेचर। वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट इन नेचर। और अगर ये लेस अमाउंट में है बच्चों, लेस अमाउंट में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कंसंट्रेट। बच्चों बहुत ही इजी चीज़ है, आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि अगर हम लोग कोई भी ड्रिंक है या मैंगो शेक है उसमें अगर हम लोग वाटर को कम कर दें, केवल हम लोग मैंगो से मैंगो शेक बना दें तो कितना गाढ़ा बनेगा, यानी कितना कंसंट्रेट तरीके से बनेगा। और अगर उसमें हम लोग पानी बढ़ाते जाएं तो उसका मतलब है कि उसे हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के स्वाद में अगर हम अलग अलग दो गाढ़ा और पतला मैंगो शेक लें तो उसके स्वाद में भी अंतर होगा, यानी जिसमें मैंगो का अमाउंट कम होगा उसमें अलग तरीके का टेस्ट आएगा, जिसमें हमारा मैंगो का अमाउंट ज़्यादा होगा बच्चों उसमें हमारा टेस्ट अलग आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोल रहे हैं, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है हमारा यहाँ पर। तो तो बच्चों इसी तरीके से जो हम लोग MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम कर रहे थे तो उसी स्ट्रॉन्ग को हम लोग डाइल्यूट कर सकते हैं, यानी जो CaOH2 का अमाउंट जो है वो बहुत ही कम कर दें और उसमें वाटर को बढ़ा देते हैं तो हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे। तो इस टर्म को जानने के बाद एक हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो बच्चों जब हम लोगों को एसिड को डाइल्यूट करना होता है यानी एसिड में वाटर का अमाउंट मिलाना होता है तो हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, कौन कौन से प्रिवेंशंस को अपने माइंड में रखना होता है, वो हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी में वाटर को ऐड करते हैं, यानी एसिड में हम लोग क्या मिलाते हैं? वाटर। तो बच्चों जब हम लोग एसिड में वाटर मिलाते हैं तो प्रॉब्लम एक ये आती है कि ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत ही एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था, दो तरीके की रिएक्शन होती हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग, एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, यानी बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, यानी निकल आता है जब हम लोग रिएक्शन करते हैं। एंडोथर्मिक क्या होता है कि किसी को रिएक्शन करने के लिए हमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस केस में एसिड और वाटर को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तब इस केस में बहुत सारी एनर्जी अचानक से सडनली हमारी बाहर आती है, रिलीज होती है। तो अगर हम लोग एसिड में वाटर को मिला दें तो अचानक एनर्जी निकलने से वो एसिड क्या हो सकता है? स्प्लैश कर सकता है, वो बाहर आ सकता है अचानक से। और आप लोग जानते हैं बच्चों ये जो हमारा एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं। अगर ये हमारे बॉडी से टच हो गए या फिर हमारे जो क्लॉथ से टच हो गए तो उनको डैमेज कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो इससे बचने के लिए हम लोग जब एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं कि हम लोग एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को डाइल्यूट करने के लिए जितना भी वाटर मिलाना होता है तो उस वाटर को हम लोग पहले ही किसी वेसल में या फिर किसी बीकर में हम लोग ले लेते हैं बच्चों। तो सपोज करिए हमको इतना वाटर मिलाना है तो इस इतने वाटर को हम लोगों ने पहले ही रख लिया है किसी बीकर में, और उसको क्या करते हैं एक स्टिरर की हेल्प से। स्टिरर क्या होता है? ग्लास रॉड होती है जिससे हम लोग उसको कॉन्स्टेंटली स्टिरिंग कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली स्टिरिंग करने से क्या होता है, जो एक्सोथर्मिक जो एनर्जी होती है वो वहीं पर डेसिपेट हो जाती है बच्चों, यानी जो एनर्जी निकलनी होगी वो आपस में यहाँ पर क्या होगी,
डेसिपेट हो जाएगी, वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग इसको कांस्टेंट स्टीयरिंग करते हैं और यहाँ पर हम लोग धीरे 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 क्या करते हैं, इस वॉल की हेल्प से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एसिड को गिराते हैं। वॉल की हेल्प से जब हम गिराएंगे तो जो एसिड होगा वो धीरे धीरे बिल्कुल साइड वाइज जो होगा वो गिरेगा, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट स्टीयरिंग करेंगे। यानी इस ग्लास रॉड को लगातार हिलाते रहेंगे जिससे हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग जितना हमें एसिड मिलाना होता है उतना एसिड हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे कांस्टेंट स्टीयरिंग के थ्रू यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं और हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं इसी तरीके से। ये करते वक्त भी हम लोगों को अपने आँखों पे गॉगल्स लगाने चाहिए और हाथों में ग्लव्स, और जो बॉडी पर हमारा लैब कोट ज़रूर होना चाहिए बच्चों। तभी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो आपके लेबोरेटरी होती है वहाँ पर जो ये हमारे केमिस्ट्री के टीचर या फिर हमारे लैब असिस्टेंट जो होते हैं, वो जब ये डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्रिवेंटिव तरीके से काम करते हैं। तो आप लोगों को भी बच्चों एंटर करते हुए केमिस्ट्री लैब में ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको अब कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि स्ट्रांगनेस, वीकनेस, कंसनट्रेशन, डाइल्यूशन ये सब क्या होती हैं। तो आई होप बच्चों कि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। सो बच्चों टिल देन बाय बाय और पढ़ते रहिएगा, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।